हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड मशीनिस्ट ग्राइंडर सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, इस ट्रेड से रिलेटेड जो मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड है, इससे रिलेटेड अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मशीनिस्ट ग्राइंडर के फोल्डर में जाकर आप इन ट्रेड की वीडियो को देख सकते हैं। तथा साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ की वे डेप्थ माइक्रोमीटर ऑन सिलेंड्रिकल शाफ्ट। सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर की वे डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग क्या होता है? तो इसका जो उपयोग होता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ की वेज की गहराई को मापने के लिए हम की वेज डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करते हैं ऑन द सिलेंड्रिकल शाफ्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो फ्लैंज माइक्रोमीटर का जो मेन उपयोग होता है टू मेजर द कोऑर्डिनल थिकनेस ऑफ गियर टिथ। गियर के जो दांत होते हैं उसकी जो कोऑर्डिनल मोटाई होती है उसको मापने के लिए हम फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो गियर होते हैं, गियर के ऊपर टिथ बने होते हैं और टिथ की जो कोऑर्डिनल थिकनेस होती है उसको मापने के लिए हम फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ग्रेजुएशंस आर मार्क ऑन द बैरल ऑफ द डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर के बैरल पर ग्रेजुएशन है वो किस प्रकार अंकित होते हैं? तो वो अंकित होते हैं रिवर्स डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। तो जो ये ग्रेजुएशंस क्या होते हैं, जो मार्किंग होती है आपने स्केल पे देखी होगी, इस तरीके से मार्किंग की होती है तो उनको हम बोलते हैं ग्रेजुएशंस। तो ग्रेजुएशन आर मार्क ऑन द बैरल ऑफ द डेप्थ माइक्रोमीटर इन द रिवर्स डायरेक्शन, वो विपरीत दिशा पे मार्किंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर का यूज करने का क्या लाभ है? तो जो माइक्रोमीटर की उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है और रीडिंग को हम डिजिटली देख पाते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर के अंदर। तो रीडिंग आर शोन या सीन ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली, जो भी रीडिंग आती है एक्यूरेसी के साथ में स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देती है। तो ये जो मेन लाभ होता है डिजिटल माइक्रोमीटर का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर का लाभ क्या है? तो ट्यूब माइक्रोमीटर इज मेनली यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द ट्यूब। ट्यूब की अगर मोटाई या थिकनेस को मापना है तो हम ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फीचर ऑफ गो एंड इन प्लग गेज। प्लग गेज में गो एंड की जो मुख्य विशेषता क्या है? तो स्मॉलर देन नो गो एंड इज द फीचर ऑफ गो एंड इन प्लग गेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फीचर ऑफ नो गो एंड इन प्लग गेज। प्लग गेज में नो गो एंड की जो मुख्य विशेषता क्या है? तो जो लॉन्गर एंड गो एंड, ये होती मेन फीचर्स ऑफ नो गो एंड इन प्लग गेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल ग्राइंडिंग मशीन परफॉर्म
वैरायटी ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस एक्सटर्नली और इंटरनली, कौन सी ग्राइंडिंग मशीन बाहरी और आंतरिक वाले विभिन्न प्रकार के ग्राइंडिंग ऑपरेशंस करती है। तो ये जो ग्राइंडिंग मशीन होती है हमारी यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन्स होती है, जो कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह की जो ग्राइंडिंग को परफॉर्म कर पाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राइंडिंग मशीन द व्हील एंड द वर्क सेंटर लाइन्स आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हील और वर्क सेंटर लाइनों एक ही क्षैतिज प्लेन में कौन सी ग्राइंडिंग मशीन होती है। तो ये होती है सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ये लगभग स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनको आपको मेमोराइज ही करना होता है। दूसरी ये जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग। सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग में एक्स के रूप में जो चिन्हित तत्व है उसका नाम क्या है। तो ये है हमारा स्पॉट रोलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो जो एक्स के रूप में जो इंडिकेट किया गया है वो एक स्पॉट रोलर है। तो काफ़ी रोलरों के बीच में एक रोलर लगाया गया है तो कि वो उन बाकी रोलरों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पॉट रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टडी रेस्ट वाइल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के दौरान स्टडी रेस्ट का मेन उपयोग क्या है। तो टू सपोर्ट द लॉन्ग सिलेंडर वर्क पीस, जो लंबे और पतले वर्क पीस को सहारा देने के लिए हम स्टडी रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वाइल द ग्राइंडिंग। जब भी हम ग्राइंडिंग करते हैं तो आपने एक स्टडी रेस्ट देखा होगा जिसके ऊपर वर्क पीस को रखा जाता है। हो सकता है हमारा वर्क पीस लंबा हो सकता है हमारा वर्क पीस ऐसा हो उसका वेट ज़्यादा हो, तो वर्क पीस को रखने के लिए एक स्टडी रेस्ट होता है। ग्राइंडिंग जहाँ पे हम कर रहे हैं ग्राइंडिंग, जो व्हील रखा हुआ है या ग्राइंडिंग पेडेस्टल ग्राइंडिंग वगैरह रखा हुआ है उसके पास ही प्लेस होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होता है या मेन एक्यूरेसी है वो कितनी होती है। तो वो होती है 0.001 मिलीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमें इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है कि जो चित्र में जो उपकरण दिया गया है ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ये है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वन वर्नियर डिवीजन वैल्यू ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर का एक वर्नियर डिवीजन मान कितना होता है। तो एक वर्नियर डिवीजन की जो वैल्यू होती है वर्नियर माइक्रोमीटर पे होती है 0.001 मिलीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस। जो चित्र में जो डिवाइस दिखाया गया है उसका नाम क्या है। तो चित्र में जो डिवाइस दिखाया गया है वो है हमारा फिक्स स्टडी रेस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो स्टडी रेस्ट इज़ मेनली यूज टू सपोर्ट द लॉन्ग वर्क व्हेन ए टेल स्टॉक इज़ नॉट प्रैक्टिकल। जैसे कि हम वर्क पीस को हम अगर बात करता हूँ मैं, लेथ के ऊपर हम कोई परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की जितनी दूरी होती है, जितना मैक्सिमम जो वर्क पीस आ सकता हो, अगर उससे बड़ा वर्क पीस आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं फिक्स स्टडी रेस्ट का। तो वो क्या है कि जो जितनी भी लंबी जो जॉब होती है, लंबे वर्क पीस होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो जो चित्र में जो दिखाई गई है वो किस तरह की ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है। तो ये हो रही है थ्रेड ग्राइंडिंग। तो आप देख पा रहे हो ये जो थ्रेडिंग बने हुए हैं, थ्रेडिंग के हम ग्राइंडिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन फैक्टर फॉर व्हील सिलेक्शन इन द थ्रेड ग्राइंडिंग। थ्रेड ग्राइंडिंग में व्हील चयन के लिए मुख्य कारक है वो कौन सा है। तो ये हमारा पिच एंड फॉर्म ऑफ द थ्रेड। पिच एंड फॉर्म ऑफ थ्रेड, चूड़ी का पिच और उसका रूप जो मेन फैक्टर्स होते हैं फॉर व्हील सिलेक्शन इन द थ्रेड ग्राइंडिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म इफ द रेट एट ए पॉइंट ऑन वर्क सरफेस पास ए पॉइंट ऑन द ग्राइंडिंग या व्हील सरफेस।
यदि काम की सतह पर एक बिंदु पर पहिए की सतह पर एक बिंदु गुजरता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सतह की गति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 या सरफेस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पीड या स्पिंडल स्पीड इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 300 mm एंड द सरफेस स्पीड इज 25 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है या स्पिंडल की स्पीड को निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई dn डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? ये होता है फॉर्मूला मीटर पर मिनट में। तो मिनट को जो हम सेकंड में बदलेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो ये जो फॉर्मूला आएगा ये किसके लिए? ये मीटर पर सेकंड के लिए। तो यहाँ हमें सारी वैल्यू दी गई। कौन कौन सी वैल्यू दी गई? जो v की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 25 मीटर पर सेकंड। पाई 22/7 होता है। d दिया गया 300 और हमें n की वैल्यू बतानी है तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ से मैं जब n की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ हमने v की जगह रख दिया 25, पाई d की जगह रख दिया 300 और n और डिवाइड बाई 1000 और मिनट को हमने सेकंड में बदला इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू हमें निकल के आती है 1992.35। तो जो अप्रोक्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तो जो हमारी कैलकुलेशन आई थी वो आई थी 1592 पॉइंट कुछ। तो इसके जो नियरेस्ट अबाउट जो आंसर है वो है 1590। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग इन मीटर पर सेकेंड। तो ये वही फॉर्मूला है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई dn बाई 1000 मीटर पर मिनट होता है। अगर सेकंड में बदलना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। इसी फॉर्मूले को हमने ऊपर वाले 19 नंबर क्वेश्चन में यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ कट फॉर ऑटोमेटिक फीड इन ईच ट्रांसवर्स ऑफ टेबल इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। बेलनाकार ग्राइंडिंग में टेबल के प्रत्येक ट्रेवल्स में स्वचालित फीड के लिए जो कट की जो गहराई होती है वो कितनी होती है? वो होती 0.0062 0.1 mm। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। ये स्टैंडर्ड डाटा होता है, इनको हमें याद ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लूइड हैज़ द एक्सीलेंट हीट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। किसकी जो विशिष्ट ऊष्मा अवशोषण का जो गुण है वो बहुत ही अच्छा होता है, ये एक्सीलेंट होता है। तो ये होता है वाटर का। तो वाटर एक फ्लूइड है, उसकी जो हीट एब्जॉर्प्शन पर जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही एक्सीलेंट होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राइंडिंग फ्लूइड स्ट्रिप द पेंट ऑफ फ्रॉम मशीन। कौन सी ग्राइंडिंग जो फ्लूइड ट्रिप होती है जो मशीन ने पेंट को हटाती है? तो ये हमारी होती है सोडा वाटर। सोडा वाटर इज ए ग्राइंडिंग फ्लूइड स्ट्रिप टू पील ऑफ द पेंट फ्रॉम द मशीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट सूटेबल ग्राइंडिंग फ्लूइड। इनमें से कौन सा ग्राइंडिंग फ्लूइड है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो ऑयल एंड जो वाटर जो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं जब भी हम ग्राइंडिंग यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राइंडिंग फ्लूइड इज यूज इन गियर एंड थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन्स। गियर और थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन में कौन सी ग्राइंडिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं? तो ये होता है स्ट्रेट मिनरल ऑयल। तो स्ट्रेट मिनरल ऑयल इज ए ग्राइंडिंग फ्लूइड is used in the gear and thread grinding machines. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राइंडिंग फ्लूइड इज फैट फ्री ऑयल व्हील कट फ्रीली एंड डज नॉट क्लॉग और ग्लेज। कौन सी ग्राइंडिंग द्रव्य फैट मुक्त ऑयल है जिसमें व्हील मुक्त रूप से कट करता है, क्लॉग और फ्लैग करता है? तो ये होता है हमारा स्ट्रेट मिनरल ऑयल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राइंडिंग फ्लूइड इज यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग इन एल्यूमिनियम अलॉय। एल्यूमिनियम मिश्र धातु की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग फ्लूइड है वो
उपयोगी है, तो ये होता है कैरोसिन या मिट्टी का तेल। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 1। जो एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु होती है उसके अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तो जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं या ग्राइंडिंग फ्लूइड एज यूज़ करते हैं वो करते हैं मिट्टी का तेल या कैरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राइंडिंग फ्लूइड हैज़ बेटर लुब्रिकेटिंग क्वांटिटी एंड नॉट हाई हीट डिसिपेटिंग कैपेसिटी। कौन सा ग्राइंडिंग तरल पदार्थ के बेहतर चिकनाई गुण होते हैं और उच्च ताप विघटन करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है स्ट्रेट कटिंग ऑयल। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट स्लीव हैव ए टेपरिंग और कोनिकल एंड दैट फिट इनटू ए सीट ऑफ करस्पॉन्डिंग टेपर। किस एक स्लिप्ड स्लीव के एक टेपर या कोनिकल अंत होता है और उसकी एक करस्पॉन्डिंग टेपर फिट होती है, तो ये होता है कॉलेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चक होल्ड द वर्क बाय मैग्नेटिक फोर्स इफ द करंट इज स्विच्ड ऑन। कौन सा चक वर्क को चुंबकीय बल द्वारा पकड़ता है यदि धारा को चालू किया जाता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक एक होल्डिंग डिवाइस होता है दैट इज वर्क बाय द मैग्नेटिक फोर्स इफ द करंट इज स्विच ऑन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चक इज यूज इन मास प्रोडक्शन फॉर होल्डिंग द वर्क वेरी क्विकली। मास प्रोडक्शन में तेज़ी से वर्क को पकड़ने के लिए किस प्रकार के चक का उपयोग करते हैं, तो ये होता है न्यूमेटिक चक। तो न्यूमेटिक में क्या होता है कि एयर एज ए फ्लूइड यूज की जाती है। तो न्यूमेटिक चक इज मेनली यूज इन द मास प्रोडक्शन फॉर होल्डिंग द वर्क वेरी क्विकली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन होल्ड द वर्क शॉर्ट इन लेंथ दैट कैन नॉट बी हेल्ड बिटवीन सेंटर्स। छोटी लंबाई के वक्र को कैसे पकड़ते हैं और केंद्रों के बीच नहीं पकड़ा जा सकता, ये होता है यूजिंग चक। तो चक के द्वारा हम उसको पकड़ सकते हैं। दैट कैन होल्ड द वर्क पीस इन द शॉर्ट लेंथ बट कैन नॉट बी होल्ड बिटवीन द सेंटर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन होल्ड द वर्क ब्रोड ऑलरेडी इन सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर से पहले बोर किए गए वक्र को पकड़ने के लिए या वर्क को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ सकते हैं, तो माउंटेड ऑन मैंड्रल्स एंड बिटवीन द सेंटर्स। किसी भी वर्क पीस को या सिलेंड्रिकल ग्राइंडर में जब वर्क पीस को होल्ड किया जाता है तो या तो हम बिटवीन द सेंटर्स करते हैं और मैंडल्स के बीच में करते हैं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डन इन वर्क पीस फिनिश बाय सरफेस ग्राइंडिंग यूजिंग द मैग्नेटिक चक। चुंबकीय चक का उपयोग करके सरफेस ग्राइंडर द्वारा फिनिश वर्क पीस में क्या किया जाना चाहिए, तो ये होता है डीमैग्नेटाइज। क्योंकि मैग्नेटिक चक में जब हम यूज करते हैं तो जो वर्क पीस होता है उसमें भी मैग्नेटिक के गुण आ जाते हैं, तो इसलिए हमें उसको डीमैग्नेटाइज करने की आवश्यकता होती है। तो डीमैग्नेटाइज इज डन इन द वर्क पीस फिनिश बाय द सरफेस ग्राइंडिंग यूजिंग द मैग्नेटिक चक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सिमिलर पार्ट्स। समान भागों को ग्राइंडिंग करने के लिए किस कार्य धारणा उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ये होता है मैग्नेटिक चक। एक होल्डिंग डिवाइस होता है दैट होल्ड द डिवाइस which is used for the grinding the similar parts। तो right answer is option A 1। Next question is which part of surface grinding machine carries the table in its crosswise movement। सरफेस जो ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा हिस्सा अपने क्रॉस ओवर मोमेंट में टेबल को कैरी करता है, तो ये जो कैरी करता है वो उसको हम बोलते हैं सैडल। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का नाम बताइए जो कि चित्र में दी गई है, तो ये है हमारी वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन पार्ट ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन हैज़ ए ड्राइविंग मैकेनिज्म।
सतह पीसने वाली मशीन के मुख्य भागों को एक ड्राइविंग तंत्र क्या है? तो ये होता है बेस। तो बेस इज द मेन पार्ट ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन हैज़ ए ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। तो साथियों ये जो 38 क्वेश्चन थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होते हैं? फोर्स अपॉन एरिया होती है। तो स्ट्रेस जो चित्र में जो स्ट्रेस लगाई गई है वो जिस तरीके से जो स्ट्रेस लगाई गई है तो वो हमारी क्या कहलाती है? शियर स्ट्रेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? इस तरीके से फोर्स लगाते तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर इस तरीके से कंप्रेस करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। और टॉर्सनल जो रोटेशनल जो होती है उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेंथ। और शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि दो बॉडी होती है, एक के ऊपर एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ जो फोर्स लगाते हैं, दो बॉडी आपस में ऊपर नीचे होती है तो वो कहलाती है हमारी शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि स्ट्रेन क्या होते है कि चेंज इन कन्फिग्रेशन टू द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। मान लो या अगर मैं लेंथ वाइज बात करता हूँ तो स्ट्रेन इन लेंथ क्या होती है कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, आपस में क्रॉस आउट हो जाएगी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ या लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसके संकेत को कैसे दर्शाया जाता है? तो चेंज इन लेंथ को हम दर्शाते हैं डेल्टा L से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म इफ स्टील इज हीटेड अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो ये जो स्टेज होती है, जो टेम्परेचर इंडिकेट होता है, ये होता है ऑस्टेनाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैंड बुक रेफर बाय द मशीन इंजीनियर। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्देशित पुस्तिका है वो क्या है? तो मशीन इंजीनियर के द्वारा जो निर्दिष्ट जो पुस्तिका यूज की जाती है वो होती है हमारी मार्क स्टैंडर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है इसमें विभिन्न दरों का जो संकेत दिया जाता है? तो ये हमारी कहलाती है प्राइस कैटलॉग। तो प्राइस कैटलॉग में प्राइस या रेट्स को इंडिकेट किया गया है कि ये कंपोनेंट्स का क्या रेट है, तो उस बुकलेट को हम बोलते हैं प्राइस कैटलॉग या मूल्य सूची। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A4। तो ये थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड। पाइप थ्रेड का जो शामिल है वो कोण है 4 और कितना होता है? तो जो इंक्लूडिंग एंगल ऑफ पाइप थ्रेडिंग इज अराउंड द 55 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइप कटिंग डाई इज जनरली। पाइप काटने वाले डाई आमतौर पर कैसी होती है? तो पाइप कटिंग डाई इज जनरली डिवाइडेड इन द 4 पार्ट। 4 भागों में विभाजित होती है। सॉरी एक मिनट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो पाइप कटिंग डाई है जनरली क्या है कि 2 भागों में विभाजित होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज फॉर बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट के लिए कौन सा चिन्ह वो प्रयोग में लाया जाता है? तो बट ज्वाइंट क्या होता है कि 2 पीसों को साइड बाय साइड रखकर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? बट ज्वाइंट कहलाता है। तो ये हमें डायग्राम देखना है कि किस तरीके से बट ज्वाइंट वाला डायग्राम है। तो ये जो A3 में जो दिया गया है वर्क पीसों को ऐसे रखा गया है और वी ग्रुप बनाया गया है, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है हमारा बट ज्वाइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज एज ए लैप ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट कौन सा है? जब एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रखा जाता है और ज्वाइंट किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा लैप ज्वाइंट। तो एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा, तो यहाँ वेल्डिंग की यहाँ वेल्डिंग के आपस में जोड़ दिया, तो इस तरीके के जो ज्वाइंट को हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो इस तरीके से सिंबल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन।
एक प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित होता है। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन ब्रोकन आउट सेक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममितीय वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा हाफ सेक्शन। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई चीज़, मान लो जैसे सर्कल है, मैंने एक लाइन खींच दी तो आधा सर्कल इस तरफ है, आधा सर्कल इस तरफ है, दोनों आपस में एक जैसे हैं। तो सिमेट्री का मतलब एक लाइन मैं बीच में मार दूँ, उस लेफ़्ट साइड भी सेम पोर्शन हो, राइट साइड भी सेम पोर्शन हो, तो ये जो होता है हमारा सिमेट्रिक होता है। तो ये हमारा कहलाता है हाफ सेक्शन। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें प्रीपोजिशंस को यूज़ करना है ताकि जो हमारा सेंटेंस हो कंप्लीट हो जाए। तो आई विल मीट यू डैश द थर्ड वीक डैश जनवरी। तो आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। मैं तुम्हें कब मिलूँगा, जो जनवरी का जो तीसरा सप्ताह है उसमें मिलूँगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेबरहुड मे बी डैश बेस्ड ऑन पीपल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो नेबरहुड डेस्क्राइब, जो नेबरहुड में डेस्क्राइब बेस्ड ऑन द पीपल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो हमारे पड़ोसी है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लोग के द्वारा, लोकेशन के द्वारा, स्ट्रेंथ के द्वारा या वीकनेस के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एक्टिवाइज वर्ब। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से जो कौन सी एक्टिवाइज वर्ब है। तो जो लर्न है वो क्या एक एक्टिवाइज वर्ब है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए पैसिवाइज वर्ब। पैसिवाइज वर्ब है वो कौन सी है। तो पैसिवाइज जो वर्ब है वो है वाज रिटन। जो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड सो एज टू बिकेम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक नीचे सेंटेंस दिया गया है, वो हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है ताकि जो हमारा वर्ड है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। टेल अस अबाउट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस यू हैव डैश एंड हाउ यू डैश टू कम आउट इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4। तो टेल अस अबाउट द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस यू हैव फेस एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। अगर कोई परेशानी आती है, ऐसी सिचुएशन में हमें फेस करना होता है प्रॉब्लम को और मैनेज करना होता है उस समस्या से निकलने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू। जो गलत संवाद है किसकी ओर ले जाता है। तो अगर कोई मिसकम्युनिकेशंस, जो गलत संवाद होता है वो क्या करता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी पैदा करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है। तो फॉर द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमें दूसरों की बातों को सुनना, अच्छे से सुनना है और हमें अच्छी अच्छी बातें ही बताने। मतलब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि अगर मान लें 2 व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक दूसरे की बातों को अच्छे से सुनना है। तो लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने और बात करने, ये क्या कहलाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस क्या होता है कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। निराशा या निराशा की भावना या दुख की भावना क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर। जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वो क्या कहलाता है। When a worker contribute to bring the best output by using the available resources, the worker is productive। मतलब एक ऐसा कर्मचारी
जो जितने भी रिसोर्सेज उसको दिए गए हैं उसका एक बेस्ट रिजल्ट देता है, तो वो वर्कर क्या है, प्रोडक्टिव है, मतलब उत्पादक है, मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कंपनी के हित में वो काम कर रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। संवाद हमारे डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो कम्युनिकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लिव्स, हमारे व्यक्तिगत और वैवाहिक जीवन में जो संवाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सोशल मीडिया वी यूज डैश टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशंस। सोशल मीडिया में हम अपनी भावना और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो इन सोशल मीडिया वी यूज द इमोजीज टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशंस। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टिकर्स होते हैं, इमोजी होती है, हमारी फीलिंग्स और इमोशन को बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोजी आर यूज अकॉर्डिंग टू। इमोजी का उपयोग किसके अनुसार किया जाता है। तो इमोजी आर यूज अकॉर्डिंग टू आवर मूड और द सिचुएशन। जो भी जिस भी तरह का हमारा मूड है, अच्छा है बुरा है, तो उस तरीके की हमें इमोजी यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो इमोजी का यूज हमारे सिचुएशन क्या है, हमारा मूड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी यूज इमोजीज व्हेन। हम इमोजीज का उपयोग तब करते हैं जब हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं होते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन है, हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ शब्द नहीं है कहने को, लिखने को, लेकिन इमोजी के द्वारा या स्टिकर के द्वारा हम उस दूसरे व्यक्ति को अपनी फीलिंग को हम शेयर कर सकते हैं। तो वी यूज इमोजीज व्हेन द वर्ड आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की जो व्यक्ति की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है। हम किसी भी व्यक्ति की जो भावना है उसको समझे या मैनेज करें इमोशनली, तो ये हमारी कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास क्या होता है। तो ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़। उस व्यक्ति के पास अधिक सकारात्मक गुण होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समथिंग गुड हैपन्स टू अस वी फील। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। तो जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा महसूस होता है तो हम बहुत ही खुश और पॉजिटिव इमोशंस महसूस करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल डैश इट कैन स्पॉयल रिलेशनशिप्स। यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि डैश को कैसे नियंत्रित करना है, वो संबंध बिगाड़ सकते हैं। जब भी हमें मान लें किसी भी कारणवश गुस्सा आता है, हम अपना आपा खो देते हैं, नियंत्रित नहीं करते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे लोगों के साथ क्या रिलेशंस है वो ख़राब हो जाते हैं। इफ़ यू डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल, कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना हम नहीं जानते हैं, तो हम अपने संबंध है वो दूसरों के साथ बिगाड़ लेते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2, एंगर या क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। स्वयं को औपचारिक रूप से परिचय देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। अपने आप को एक त्वरित संसार में उसमें क्या कहा जाता है। तो वो कहलाता है एलिवेटर पिच। A quick summary of yourself is called elevator pitch. Right answer is option A 3. Next question is the most frequently questions asked in an interview is। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला सवाल क्या होता है।
तो जब भी हम कहीं भी इंट्रो देने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल इंट्रोवर का यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क्ड इन एन इंटरव्यू इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंग्स वन मस्ट नोट फॉलो वाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में शामिल होते समय हमें किन बातों का पालन करना चाहिए, किन बातों का पालन नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम इंट्रो देने जा रहे हैं तो हमारे चेहरे पर एक बिल्कुल नेचुरल स्माइल होती है, वो होनी चाहिए। भली ऐसा नहीं है कि हम किसी बात को लेकर बहुत तेज़ी से हंस रहे हैं, तो ये एक अच्छे एडिकेट्स में नहीं आता है। तो थिंग्स वन मस्ट नोट फॉलो वाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज लाउड या लाफ लाउडली। ज़ोर से अगर हंस रहे हैं तो वो एक अच्छा एडिकेट्स नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम आर कॉल्ड। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा कह जाता है ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। अगर हमने फेसबुक, इंस्टा या किसी पे भी अपनी आईडी बनाई हुई है तो इसका मतलब हमने प्रोफाइल को जनरेट किया हुआ है। तो ऑनलाइन प्रोफाइल है हमारी या फिर डिजिटल फुटप्रिंट है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। तो ये जो है वो हमारा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में क्या होता है कि जैसे फेसबुक हम चैट करते हैं, स्नैपचैट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी चैट करते हैं, लेकिन लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके द्वारा हम जॉब को सर्च करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए पर्सन इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही और सी इज डूइंग इज एन एफर्ट टू रीच द गोल इट इज कॉल्ड। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास से वह कैसा क्या कर रहा है के बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी देना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फीडबैक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडबैक इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज। फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इट गिव द इम्प्रूवमेंट। ये हमें सुधार का मौका देता है। मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमें कोई फीडबैक ना दे कि आप ये गलतियां कर रहे हो, इनमें सुधार करो, तो हम सुधार कर उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फीडबैक बहुत ही आवश्यक है। तो फीडबैक इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिव फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।